नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और ऐसे राइटिंग की क्लास है और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है भारत की विदेश नीति पर। हम लोग आज निबंध लेखन करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं और आप लोग को वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, फटाफट से आप सभी लोग बता दीजिए। सभी लोग बताइए, आप लोग को आवाज क्लियर है? सभी लोगों को वॉइस क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। सभी लोग बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सुजाता जी, हेमेंद्र जी, अनस जी, आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? आप सभी दोस्तों को आवाज क्लियर आ रही है? तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि हम लोग प्रोसीड कर सकें आगे। ठीक है, चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाक से, और ताकि हम सभी लोग जो है क्लास को स्टार्ट कर सकें। और यहाँ पर सुजाता जी, अनस जी हैं। चलिए, वेरी गुड। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विदेश नीति को आज स्टार्ट करेंगे और कैसे विदेश नीति पर निबंध लिखना है और उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भारत की विदेश नीति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और आप सभी लोग दोस्तों एग्जाम में इससे काफी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए। आप लोगों को आवाज आ रही है? फटाक से बताइए। ठीक है, यहाँ पर सुजाता जी हैं, अनस जी हैं, हामिद जी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबको आवाज भी आ रही है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। मैं वेट कर रहा हूँ ताकि बच्चे जुड़ जाए, ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। हम लोग विदेश नीति पर निबंध को डिस्कस करने जा रहे हैं और सभी लोग, जितने लोगों को जुड़ना है वो जुड़ जाएंगे। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर विदेश नीति की बात की जाए तो विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज पता होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी में क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें रखना होता है, जिससे भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण भी बने रहें, रणनीतिक भी बने रहें, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते जो हैं वो लागू भी प्रॉपर तरीके से होते रहें। इस विदेश नीति का उद्देश्य ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत के विदेश नीति का आधार क्या है। तो भारत की विदेश नीति का आधार की बात करें तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 जो है हमारी विदेश नीति का आधार। ठीक है, हमारे संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 51 जो है, अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति का आधार है।
और अनुच्छेद 51 जो है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 51 में जो उल्लिखित आपका सिद्धांत है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और ये सिद्धांत जो है ये भारत की विदेश नीति का आधार है। भारत की विदेश नीति का आधार है, ठीक है ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका आर्टिकल 51 जो है भारत की विदेश नीति का आधार है। ये बात आप सभी लोग दोस्तों स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। क्लियर? सबको समझ में आ गई ये बात? तो ये बात आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अब दोस्तों अगर बात करें कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया पर जो हमें निबंध स्टार्ट करना है वो कैसे स्टार्ट करना है, तो इसका फॉर्मेट दोस्तों मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया हुआ है। वो फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है दोस्तों आपका बॉडी और फिर आपका है कंक्लूजन, ठीक है? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आपका फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना या परिचय, बॉडी मतलब मुख्य प्रसंग, मेन बॉडी मतलब मुख्य प्रसंग, और कंक्लूजन मतलब उपसंहार, ठीक है? तो ये हमारा दोस्तों क्या होगा? ये फॉर्मेट होना चाहिए और ये फॉर्मेट ही दोस्तों हमें हर निबंध में फॉलो करना है। और जैसा कि 600 शब्दों का निबंध है या 700 शब्दों का निबंध है तो हमें 6 पेज या 7 पेज निबंध लिखना होता है, ठीक है? और पेज मतलब क्या मैंने आपको बताया है, एक पेज के एक तरफ जो होता है ये पोर्शन ये आपका पेज होता है और दोनों साइड को अगर जोड़ लीजिए तो वो पन्ना कहलाता है। तो एक पेज मतलब आपको 6 पेज लिखना है, अर्थात 3 पन्ना लिखना है, ठीक? अब 6 पेज की बात करें तो इंट्रोडक्शन हमारा कितने पेज का होना चाहिए? तो आपका 1 से 1.5 पेज का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। 1 से 1.5 पेज का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मुख्य प्रसंग की बात करें तो 3 से 4 पेज का आपका ये मेन बॉडी या मुख्य प्रसंग होगा। और उपसंहार की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका अगेन 1 से 1.5 पेज आपका ये होगा, ठीक है? तो ये दिमाग में आप लोग प्रॉपरली फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए कि कैसे आपको निबंध की तैयारी करनी है और कैसे आपके निबंध में दोस्तों मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया और आपका 1 से 1.5 पेज का आपका इंट्रोडक्शन होगा, मुख्य प्रसंग होगा 3 से 4 पेज का, कंक्लूजन होगा 1 से 1.5 पेज का, ठीक? क्लियर है? आपको समझ में आ रही बात? ठीक है? तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? दोस्तों? तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है। यहां से आप लोग इसको स्टार्ट करें, ठीक है? क्लियर? ये बात आप सबको ध्यान रखना है। या कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा भारत ने पूरे विश्व को प्रदान की है और यह अवधारणा का जन्म भारत में ही होता है और वसुदैव कुटुंबकम ही पूरे विश्व को एक परिवार मानने की संकल्पना ही भारत की विदेश नीति का आधार है। समझ में आ रही बात? कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सब लोग बताइए, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शिवली जी, नीतू जी, हामिद जी, अनज जी, सुजाता जी, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं कैसे स्टार्ट करना है निबंध को? आप सभी लोग समझ पा रहे हैं निबंध को कैसे स्टार्ट करना है? ठीक, क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी में जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी के बाद जो आपका आर्टिकल 51 है दोस्तों, वो मैं आपके सामने यहाँ पर शो करके दिखा रहा हूँ। आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 51 में क्या लिखा है। आर्टिकल 51 में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना, ठीक है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 है। ये आपको मैंने डीपीएसपी में पढ़ाया है पॉलिटी के लेक्चर में, और हम लोग विजय बैच में और विजेता बैच में भी पढ़ चुके हैं, ठीक? तो आर्टिकल 51 से शुरुआत करिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा, ठीक? इसके बाद क्या लिखेंगे? यही भारत की विदेश नीति का आधार,
यही भारत की विदेश नीति का आधार है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिख सकते हैं वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। यह संकल्पना भी भारत द्वारा ही पूरे विश्व को प्रदान की गई है और हम सभी लोग, हम सभी भारतीय पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, ना कि केवल अपने देश को। ठीक, क्लियर हो गई बात? सभी दोस्तों को समझ में आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यहां तक इस तरीके से दोस्तों आप लोग लिखेंगे और उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं। चलिए, वेरी गुड। सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। चलिए, यहां से आप इसे शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आपको बताना होगा, इसके बाद आप बताएंगे निबंध में कि अनुच्छेद 51 के बाद, वसुधैव कुटुंबकम के बाद, और ये आप बताएंगे कि भारत ने हमेशा से जो वैश्विक युद्ध रहे हैं उनको मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास किया है। भारत ने हमेशा से वैश्विक संघर्षों को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास किया है, चाहे वह आपका इजराइल हमास संघर्ष हो, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हो, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया हो, ठीक है, या आपका चाइना और वियतनाम का संघर्ष हो, ठीक है, या आपका मिडिल ईस्ट में जो आईएसआईएस की प्रॉब्लम है वो रही हो, या जितनी भी ऐसी वैश्विक समस्याएं हैं, या रूस या यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, दोनों ही, और इवन सभी इस प्रकार के या सैन्य संघर्षों में भारत ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। और भूमिका यह निभाई है कि भारत ने डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक तरीके से दोनों ही पक्षों से वार्ताएं की और युद्ध को, संघर्ष को रोकने के लिए प्रयास किए। क्लियर? तो ये चीज आपको दोस्तों बताना पड़ेगा कि हमारी विदेश नीति केवल हमारी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं काम करती है, हमारी विदेश नीति राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वैश्विक शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के लिए प्रयास करती है, और यही हमारी विदेश नीति का आधार भी है। आप सबको इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सभी लोग बता दीजिए, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सभी लोग बताएं एक बार जल्दी से, इंट्रोडक्शन आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया? यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे? यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले आर्टिकल 51 का जिक्र करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार, अनुच्छेद 51 को लिखेंगे, भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, पैरा चेंज करके, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ही, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है की अवधारणा, ये भारत ने ही पूरे विश्व को प्रदान की है, या भारत ने ही पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम से की अवधारणा से परिचित कराया। क्लियर? ठीक है ना? इसका मतलब हम केवल अपने देश को ही नहीं, हम पूरे वैश्विक समुदाय को अपना परिवार मानते रहे, और वो भी प्राचीन काल से। ठीक, इसके बाद दोस्तों तीसरा लिखेंगे, भारत भारत की विदेश नीति केवल अपनी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही नहीं, अपितु वैश्विक समुदाय के बीच शांति स्थापित करने के लिए भी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा, यही दोस्तों आपको
इंट्रोडक्शन में लिखना है जो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर बताया। क्लियर? समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है? सभी दोस्तों को स्पष्ट हो रही बात? तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो 1 से 1.5 पेज का दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सबको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, क्लियर है सभी दोस्तों को? चलिए, यहां तक स्पष्ट हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां तक हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर भारत की विदेश नीति जो है उसके कई सारे पक्ष रहे हैं, उसके कई सारे पक्ष रहे हैं। भारत की आजादी के समय समस्याएं कुछ और थी, इस समय समस्याएं कुछ और हैं। तो हमारी समस्याओं के हिसाब से हमारी विदेश नीति भी कई चरणों में चेंज होती रही है। ठीक है, तो क्या चेंज होती रही है, कैसे चेंज होती रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं हमारी विदेश नीति के चरण क्या रहे दोस्तों। ठीक, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए विदेश नीति का बेसिकली परिभाषा या पृष्ठभूमि जो है वो क्या है। विदेश नीति मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया, विदेश नीति की जरूरत क्यों है, विदेश नीति की आवश्यकता क्यों है, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, विदेश नीति की, फॉरेन पॉलिसी की किसी भी देश को या भारत को आवश्यकता क्यों है, तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। या पृष्ठभूमि क्या है ये मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया। क्लियर? किसी भी देश में विदेश नीति की आवश्यकता क्या है या हमारी विदेश नीति जो बनी है उसकी पृष्ठभूमि क्या है दोस्तों, ये भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए। क्या है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि जनता का शासन होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास दोस्तों क्या था, ये हमारी विदेश नीति का सबसे प्राथमिक उद्देश्य था। ये आपको और हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलिए इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या दोस्तों? उपनिवेशवाद का मतलब क्या है कि हम ब्रिटेन का एक उपनिवेश थे, हम ब्रिटेन का उपनिवेश थे, हम स्वतंत्र नहीं थे दोस्तों। मतलब ब्रिटेन हमारे देशों के संसाधन, हमारे देश के संसाधनों का उपयोग अपने हितों की परिपूर्ति के लिए कर रहा था और हम स्वतंत्र राष्ट्र होते तो हम इसका विरोध कर सकते थे और हम ये करने नहीं देते, लेकिन चूंकि हम गुलाम थे इसलिए हमने इसका विरोध ना हम कर पाने की स्थिति में थे, ना ही हम लोगों ने किया। एक सीमा तक विरोध हम कर सकते थे क्योंकि प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में था और उसी स्थिति को हम क्या बोल रहे हैं, उपनिवेशवाद बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई भी स्थिति भविष्य में ना उत्पन्न हो, इसके लिए हमें ऐसी विदेश नीति की आवश्यकता है जो उपनिवेशवाद के अगेंस्ट हो। क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निःशस्त्रीकरण को तेज करना है, जो कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर हम क्या करेंगे, अगर कोई भी देश या भारत ही हम मसल पावर को बढ़ाते जाएंगे, शस्त्रीकरण को बढ़ाते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा हथियारों को अपनाने की, खरीदने की जो होड़ लगी हुई है पूरे विश्व में, पूरे वैश्विक समुदाय में, वो क्या होगा, वो पूरे विश्व को एक ऐसे युद्ध के ढेर पे ला के खड़ा कर देगा जो भविष्य जिसका क्या है, वो युद्ध ही है और कोई उसका उपाय नहीं हो सकता। क्लियर? याद रखिएगा, तो निःशस्त्रीकरण जो है ये भी बढ़ावा देना हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 युद्ध झेले, मुख्य रूप से 62 में चीन से, 65 में पाकिस्तान से और 71 में पाकिस्तान से, और फिर 1999 में करगिल युद्ध। तो एक तरीके से 3 प्रॉपर युद्ध और एक आपका जो कारगिल युद्ध था वो हम लोगों ने दोस्तों भारत ने झेला है। इसीलिए निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना भी हमारी क्या है, विदेश नीति का उद्देश्य। इसके अलावा दोस्तों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या है, ये आपका पंचशील सिद्धांत का एक हिस्सा है। ये पंचशील सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आपका है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मतलब हमारा अस्तित्व भी हो और हमारे पड़ोसियों का भी अस्तित्व हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो,
हम दोनों विकास करें, दोनों ही आर्थिक लाभ कमाएं और अपने नागरिकों को उसका लाभ डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन एक दूसरे में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। और अगर कंपटीशन है तो है वो भी हेल्दी होना चाहिए। और अगर कंपटीशन क्या है, गला काट कंपटीशन होगा तो समस्या उत्पन्न होगी, जैसे आज की डेट में चीन भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। चीन को यह कतई नहीं पसंद आ रहा है कि भारत जिस रेट से विकास कर रहा है उस रेट से भारत विकास करे। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां तक स्पष्ट हो गया बात? सभी लोग बता दीजिए फटाक से, सभी लोग फटाफट से बता दीजिए। यहां तक आप सबको स्पष्ट हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक, चलिए, वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय हित। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय हित के बारे में। अब राष्ट्रीय हित तो सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित तो सर्वोपरि है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, कितनी मुश्किल से 550 से अधिक देशी रियासतें थी भारत में, कितनी मुश्किल से उन देशी रियासतों को क्या किया गया, भारतीय संघ में मिलाया गया। और आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भागीरथी प्रयास किया था इसमें, और हम लोग इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय हित के बाद बात कर लेते हैं किसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता। अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता भी दोस्तों हमारा उद्देश्य था। मतलब हम जब स्वतंत्र हुए 1947 में, तो हमें क्या करना था, हमें दो वैश्विक समुदाय इस समय थे, दो गुटों में पूरा विश्व बटा हुआ था। एक आपका था अमेरिका और उसके सहयोगी देश, दूसरा था रशिया और उसके सहयोगी देश। तो हमें सभी लगभग जो भी लोकतांत्रिक देश थे सभी के साथ संबंध स्थापित करने थे, और वो भी संबंध ऐसे हों जो प्रगाढ़ हों, जो भारत की जो तत्कालीन समस्याएं हैं उसको दूर करने में लाभ प्रदान कर सकें, सहयोग दे सकें। तो इसीलिए हमने बहुत सारे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते भी किए। ठीक, क्लियर? चलिए, इसके बाद देश की संप्रभुता की रक्षा करना भी सबसे बड़ा उद्देश्य था। अब उस समय देखिए, उस समय उपनिवेशवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा था 1945 के बाद, क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों इसके अगेंस्ट थे। अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ही इस उपनिवेशवाद के अगेंस्ट थे। दोनों का यह मानना था कि उपनिवेशवाद क्या कर रहा है, देशों का शोषण कर रहा है। इसीलिए उपनिवेशवाद को समाप्त किया जाए, ब्रिटेन को के ऊपर दबाव बनाया गया कि जितनी भी कॉलोनीज हैं उनकी उपनिवेश हैं, उन सबसे शासन वो समाप्त करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था दोस्तों, जो जिसके कारण भारत को आजादी मिली, या कई सारे अफ्रीकी देशों को आजादी मिली। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब वैश्विक समुदाय ने दबाव बनाया, तो वैश्विक समुदाय अपनी शर्त भी तो रख रहा होगा, वैश्विक समुदाय अपनी शर्त भी तो रख रहा होगा। तो वो शर्त क्या थी? वो शर्त क्या थी? वो शर्त थी, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना डिसीजन, अपने स्वयं की डिसीजन लेने की क्षमता, अर्थात संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? किसी भी देश के किसी भी मुद्दे पर आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता ही संप्रभुता कहलाती। अब स्वतंत्रता तो हमें दिखती है, फ्रीडम तो हमें दिखती है, लेकिन संप्रभुता हमें दिखती नहीं है। लेकिन संप्रभुता भी आपकी आंतरिक स्वतंत्रता ही होती है, जो डिसीजन या निर्णय लेने के समय हम उपयोग करते हैं। समझ में आई बात? सभी लोग फटाफट से बताइए, जल्दी से सभी दोस्त लोग बता दें। यहां तक स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गई बात? तो संप्रभुता को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसके लिए भी हमें विदेश नीति ऐसी चाहिए थी जिससे हमारा देश स्वतंत्र और संप्रभु दोनों ही बना रहे। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका विदेश नीति की आवश्यकता है या पृष्ठभूमि है, जिस पृष्ठभूमि को लागू करने के लिए हमारी ऐसी विदेश नीति बनाई गई जो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपका विदेश नीति का उद्देश्य क्या है। विदेश नीति के कई सारे उद्देश्य हैं दोस्तों, विदेश नीति के कई सारे उद्देश्य, उनको मैंने आपके सामने आज शो किया। जैसे सबसे पहला उद्देश्य क्या था सर? जो क्या था उस समय भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या थी सीमा सुरक्षा। सीमा सुरक्षा विशेष रूप से पाकिस्तान वाले हिस्से से और पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर से सुरक्षा जो है सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी युद्ध में, इसी बीच में हमने
3 युद्ध भी लड़े थे, 62 में, 65 में और 71 में, आप सबको पता होगा। सबसे बड़ी चुनौती। दूसरा, आतंकवाद। पाकिस्तान के द्वारा केवल प्रत्यक्ष वार ही नहीं किया जा रहा था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी लड़ाई लड़ी जा रही थी आतंकवादियों को भेजकर। और ये भी दोस्तों क्या था, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी जो हमें देखने को मिल रही है। क्लियर। इसके बाद सबसे बड़ी सुरक्षा थी ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और साइबर सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा दोस्तों, उस समय क्या था, पावर क्राइसिस भी थी बहुत ज्यादा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी भारत को क्या करना था, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, जिसके लिए संसाधन लगते, और संसाधनों की कमी उस समय देश में थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो भारत को पूरा तरीके से ही कमजोर करके गए थे, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। क्योंकि देखिए, मैं आपको उस समय की स्थिति बताऊं, भारत की स्थिति यह थी कि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास केवल एक वक्त का भी खाना बड़ी मुश्किल से मुहैया हो पाता था, और बॉर्डर प्रॉब्लम थी। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, आप सबको पता होगा, जय जवान और जय किसान। जय जवान का मतलब क्या? जय जवान का मतलब क्या? जय जवान का मतलब हमारी सेना मजबूत रहेगी, उसका मनोबल हाई रहेगा तो हम पाकिस्तान और चीन को परास्त कर लेंगे। और जय किसान का मतलब अगर हम अच्छा अनाज उत्पन्न कर पाए, खाद्यान्न संकट जो हमारे यहाँ मौजूद है उसको हम दूर कर पाएंगे और खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जय जवान और जय किसान ये नारा बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट था 1960 से 1970 के बीच में। क्लियर। जब तक भारत में हरित क्रांति नहीं हुई और भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बन गया। ठीक, क्लियर। चलिए, फिर नेक्स्ट आपकी क्या है उद्देश्य? प्रवासियों की सुरक्षा। जो प्रवासी भारतीय रहते हैं, विदेशों में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा भी दोस्तों इस विदेश नीति का उद्देश्य। क्लियर। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, और सबसे लास्ट में मैंने लिखा है आर्थिक प्रगति या इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि आज की डेट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे विदेश नीति के उद्देश्य हैं, जिसकी परिपूर्ति करते ही हम क्या कर पाएंगे, हम इस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। क्लियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी विदेश नीति का उद्देश्य। इसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखिए आपके लिए दिखाया है विदेश नीति के बदलते प्रतिमान चरण। अब बदलते प्रतिमान चरण का मतलब क्या है, आप लोग समझिए। बदलते प्रतिमान चरण का उद्देश्य क्या है, ये भी आप लोग को समझना चाहिए। क्या है उद्देश्य इसका भाई? देखा जाए, यहाँ पर 1947 से 55 में आपका गुटनिरपेक्षता और संप्रभुता सबसे बड़ी चुनौती थी। अब क्यों ऐसा था, उसका कारण समझ लीजिए। एक एक चीज को मैं बता दूंगा, इतना अगर समझ में आ जाएगा तो फिर अब दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक, देखिए 1947 से 55 में जब देश आजाद हुआ, तो उस समय दोस्तों 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो दो प्रमुख देश उभर कर सामने आए जो शक्तिशाली थे। एक अमेरिका था, जिसने जापान पर परमाणु अटैक किया, नागासाकी और हिरोशिमा में, नागासाकी और हिरोशिमा में, आप सबको पता है। और दूसरा दोस्तों आपका सोवियत संघ था, जो भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। अब इन दोनों ही तरीके के देश में क्या हो, खींचत आनी शुरू हो गई कि कौन विश्व के अधिकतर देशों को अपने में मिलाता है। तो अमेरिका ने नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी संगठन बोलते हैं, जो नाटो आजकल चर्चा में भी है, रूस यूक्रेन के बाद से कुछ ज्यादा चर्चा में है। ठीक, और इसके बाद दोस्तों आपका एक वार्साव पैक्ट था, ये किसने बनाया, ये सोवियत संघ ने बनाया, और मैक्सिमम देशों को शामिल करने की होड़ बन गई। तो पूरा विश्व जो है वो दो गुटों में बट गया। लेकिन भारत को दोनों से ही संबंध रखने थे, किसी से भी संबंध खराब नहीं करने थे। तो भारत और कुछ देशों ने मिलकर गुट निरपेक्षता की सिद्धांत को आगे बढ़ाया। भारत की ओर से पंडित नेहरू ने सशक्त रूप से गुट निरपेक्षता का मैसेज जो है पूरे वर्ल्ड को भेजा, पूरे विश्व को भेजा, जो आप सबको समझ में आ रहा है। क्लियर। चले, इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी दोस्तों कि हम आजाद तो हो गए, उपनिवेश जितने थे वो आजाद तो हो गए, लेकिन आज भी जो है दोस्तों हम पूर्णतः आजाद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शब्द आपके सिलेबस में है, हम लोग पढ़ेंगे
पीसीएस वाले बैच में मेंस में पढ़ते हैं नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद क्या है दोस्तों? ये उपनिवेशवाद का ही दूसरा प्रतिरूप नहीं है, बदलता प्रतिमान नहीं है। बेसिकली हम इसमें कोई देश किसी को गुलाम नहीं बनाता, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, आर्थिक व्यापार को प्रभावित किया जाता है, चॉइसेस को प्रभावित किया जाता है, और नियो इंपेरियलिज्म इसे बोलते हैं। ये आपका क्या है? ये निवेश उपनिवेशवाद से, उपनिवेशवाद जितना प्रत्यक्ष रूप से क्रूर तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर? ये स्पॉन्सर्ड, इसका कौन सा देश है? इसका स्पॉन्सर देश है यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज की डेट में पूरे विश्व को दोस्तों इस अवधारणा से क्या किया हुआ है? प्रभावित किया हुआ है। ठीक, क्लियर? चलिए, इसके बाद देखिए, ये हमारे पास चैलेंज था जिसका हमने क्या किया? चुनौती से सामना किया। ठीक, उसी समय से चीन की बदमाशी शुरू हो चुकी थी। चीन ने तिब्बत क्षेत्र पर कब्जा करने की रणनीति बना ली थी, और चीन ने तिब्बत पर कब्जा भी लगभग इसी के दौरान कर लिया। ठीक, चलिए, इसके बाद 1965 से 90 के बीच में, इस वर्ष में क्या होता है दोस्तों? भारत ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। एक 1962 में चीन के साथ, फिर 1965 में पाकिस्तान, और 1971 में पाकिस्तान। और ये बहुत ही ज्यादा अस्थिरता वाला दौर था। और याद रखिएगा, आप सभी लोग, इसी के समय में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। क्यों दिया था मैंने आपको बताया। सेना का मनोबल ऊंचा होगा तो सेना का मनोबल ऊंचा होगा तो सीमा सुरक्षा होगी, और किसान अगर सशक्त होगा, अच्छा उत्पादन करेगा, तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे किसमें? खाद्यान्न के उत्पादन में। तो हमारा जो खाद्य सुरक्षा संकट है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सुरक्षा और भुखमरी जो है, इसका समाधान करना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो विदेश नीति का सबसे बड़ा प्रतिमान उस समय यही था। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1990 से 2001 आर्थिक सुरक्षा और लुक ईस्ट पॉलिसी। अब देखिए, 1990 के दशक में आपको बताया है, भारत में एलपीजी रिफॉर्म लागू हुए, एलपीजी सुधार लागू हुए थे। एलपीजी गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सुधार भारत में लागू हुए। और क्योंकि भारत की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, मतलब विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो खत्म हो गया था, और भारत मुख्य रूप से 2 चीजें, एक कच्चा तेल और एक सोना, विदेशों से आयात करता है, जिसके एवज में उसे विदेशी मुद्रा या डॉलर देना पड़ता है। अब वो डॉलर चूंकि 7 दिन तक के ही बचे थे, इसीलिए भारत को आईएमएफ के पास जाना पड़ा और उसका दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब आप सबको पता होगा दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर आपको पैसा देगा, हेल्प करेगा, तो वो आपसे कुछ चाहेगा भी। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये एलपीजी सुधार जो है लागू कर लीजिए। एलपीजी सुधार क्या है? लिबरलाइजेशन, या मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को आप उदारीकृत करिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करिए। और ग्लोबलाइजेशन मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़िए। ठीक, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक हो गई बात? क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो ये आर्थिक सुरक्षा हेतु किया गया दोस्तों। बहुत बड़ी दोस्तों क्या थी? चुनौती थी उस समय की, जिसे सक्सेसफुली राव मनमोहन सरकार के समय में सॉल्व कर लिया गया। ठीक, और भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, पूर्व की ओर देखो और उन देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करो और व्यापार करो। इस नीति को भारत ने आगे बढ़ाया। ठीक, फिर आता है दोस्तों 2001 से 2014, इसमें आतंकवाद विरोध और यूएन में स्थायी सदस्यता, आतंकवाद विरोध और संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के लिए दोस्तों भारत ने तगड़े तरीके से अपना पक्ष रखा, बहुत ही जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। और 2001 से 2014 में भारत में कई सारी आतंकवादी घटनाएं भी हुई, भारत में, आप सबको पता होगा। ठीक है, और उसको भारत ने क्या किया? 2014 के बाद से बहुत ही टैक्टफुली डील किया दोस्तों। आप सबको समझ में आया होगा किस चीज के माध्यम से? सर्जिकल स्ट्राइक सुना है ना, एयर स्ट्राइक सुना है ना दोस्तों। ठीक है, और बहुत ही टैक्टफुली दोस्तों भारत ने क्या किया? इसे डील किया। और लगातार कई सारे मंचों से भारत ने यह मांग उठाई है कि विश्व की उस समय दूसरी सबसे बड़ी आबादी थी,
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो एलन मस्क हैं, आपके ट्विटर और टेस्ला के ओनर, वो जब भारत आ रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था आने से पहले कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और इस पर एक वीडियो भी मैं आज शाम में आपको दूंगा यूट्यूब पर, सभी लोग देखिएगा, ठीक, कि क्या है स्थायी सदस्यता, इसके बारे में डिटेल जानकारी यूट्यूब पे आपको मिलेगी। और यूट्यूब पे दोस्तों करंट अफेयर के इश्यूज वाली जो सीरीज चल रही है वो कैसी लग रही है आप लोगों को, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसमें हम लोगों ने ईरान इजराइल संघर्ष देखा, इसराइल ने ईरान पर सैंक्शन, यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन क्यों लगाया, यूएसए ने इसराइल पर प्रतिबंध क्यों लगाया, और हम लोगों ने एमडीएच और एवरेस्ट मसाले वाला भी इश्यू देखा, और विरासत टैक्स या हेरिटेज टैक्स भी कल हम लोगों ने देखा। तो ये सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों के लिए, मेंस के लिए फायदेमंद है, थॉरो फायदेमंद है दोस्तों, अच्छे से फॉलो करिए, ठीक, क्लियर। तो यूएन में स्थायी सदस्यता की हमें आवश्यकता है, और आज का टाइम ऐसा है कि ये 5 देश ही पूरे विश्व को क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं, जिसमें कौन कौन है, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है, याद रखिएगा यही 5 देश हैं। भारत को भी सदस्यता इस समय पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी आबादी इस समय भारत की है, और विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुकी है, अब तीसरी बनने वाली है, और बहुत जल्द दोस्तों हम लोग विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र भी हो सकता है, और निश्चित तौर पर होगा, क्यों, क्योंकि हमारे बजट में भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे, और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने किया है, और 2070 तक हम लोग शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबल देश होने के नाते ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया, 2001 से 14 में डील किया, आतंकवाद की समस्या से डील किया, ठीक है, और यूएन में स्थायी सदस्यता की प्रचंड मांग की, क्लियर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आपका वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, आतंकवाद और संरक्षणवाद का विरोध कर रहे हैं, उरी स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों लगातार संरक्षणवाद का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, और आज की डेट में क्या है, हमारी पॉलिसी एकदम सही है कि अगर हम वैसे तो बहुत शांति प्रिय हैं, अगर हमें कोई छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो उसका जवाब देने में भी हम सक्षम हैं, और ऐसा जवाब देंगे कि दोबारा छेड़ने की अवसर हिम्मत भी नहीं, क्लियर। तो याद रखिएगा वर्तमान की पॉलिसी हमारी यही है, चाहे आतंकवाद से लड़ने की बारी हो, चाहे उत्पादों को क्या करने, विदेशी बाजारों में संरक्षण प्रदान करने की बात हो, या विदेशी उत्पादों से भारतीय इंडस्ट्रीज या भारतीय उत्पादों को, भारतीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरक्षण प्रदान करने की नीति हो, इन सबको भारत ने सशक्तता से उठाया है, और अपने कृषि क्षेत्र, अपने व्यापार क्षेत्र और अपने सेवा क्षेत्र तीनों को ही बहुत ही तेजी से विकसित करने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर कोविड-19 की महामारी नहीं होती तो आज की डेट में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी होती, ठीक, क्लियर हो गया। तो विदेश नीति के जो अलग अलग प्रतिमान थे दोस्तों, ये मैंने आपको बताए। अब आप सभी लोग बताइए कि आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए सभी लोग, ठीक है, सबको बता दीजिए फटाफट से, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर आप सबको बताना है, ये वर्तमान की स्थिति है दोस्तों, ये 2014 से वर्तमान तक की स्थिति है, ये 2014 से वर्तमान तक की स्थिति है, यहाँ पे आप सबको समझ में आना चाहिए। और ये स्टेज वाइज देखिए, आप लोग को जो मैंने बताया है, ये आप लोग क्या करेंगे, हर पॉइंट पे एक एक पैराग्राफ आप लोग लिखेंगे, तो 5 पैराग्राफ आराम से आपके यहाँ पर बन जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो 2014 से वर्तमान तक लिखने में अगर समस्या है तो यहाँ पर आप लोग 2024 भी लिख सकते हैं, ठीक। विशेष रूप से मोदी सरकार का जो काल है, वो भारत के विदेश नीति में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला यहाँ से, और इसीलिए इसको अलग से चिन्हित करना है। इस पर कम से कम 2 पैराग्राफ लिखिएगा और पूरी उपलब्धियों को दर्शाइएगा। भारत ने विदेशी स्पेस मिशन, स्पेस अभियानों में नया कीर्तिमान स्थापित किया है,
इसरो ने अभूतपूर्व काम किया, डीआरडीओ ने बहुत बेहतर काम किया है, बेस्ट काम किया है। ठीक है, हमारे जो आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, वो सबसे विलक्षण काम कर रहे हैं। हमारे जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं शानदार काम कर रही हैं। ठीक है, और जितने भी दोस्तों भारत के क्या हैं आज की डेट में आप देख रहे होंगे, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी सब एनआरआई ही हैं, वो भारत के ही मूल के हैं। चाहे आप गूगल को ले लीजिए, चाहे आप अल्फाबेट को ले लीजिए, चाहे आप एडोब को ले लीजिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, ये सभी कंपनियों के सीईओ भी दोस्तों आपको भारतीय देखने को मिलेंगे। और इससे ये दर्शाता है, इससे ये बात समझ में आती है कि भारत जो है कितना बेहतर तरीके से पूरे विश्व को क्या कर रहा है, एक संदेश दे रहा है कि आप हमारी पहचान को एक्सेप्ट कीजिए। और हम विश्वगुरु जो थे पहले, वो विश्वगुरु हम आज भी हैं। बस समय देखिए, किसी के जीवन का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा होता है तो कभी खराब रहता है। ठीक वैसे ही दोस्तों भारत का उदय काल, पुनर्जागरण का काल शुरू हो चुका है। और अब भारत दोस्तों जिस गति से विकास कर रहा है, भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने से भी कोई रोक नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना है। और चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान, इसको भी भारत क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि अगर आप हमसे उलझोगे तो परमाणु बम जो हमने रखे हैं वो खेलने के लिए खिलौने नहीं है हमारे, उनका हम उपयोग भी करेंगे। और जो हमारी नो फर्स्ट यूज की नीति है, मतलब हम पहले परमाणु हथियार नहीं उपयोग करेंगे, ये जो नीति है इसको हम चेंज करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हमें आप गलती से भी छेड़ने का प्रयास मत करना। हम अदरवाइज बहुत ही शांतिप्रिय हैं, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करेगा, अननेसेसरी हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। आज की डेट में ये नया भारत है और ये 21वीं शताब्दी का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है, ना ही 1965 का भारत है। क्लियर? ठीक है, ये बात आप सबको ध्यान रखना है। और ये पूरी चीजें दोस्तों, आपको जितने शब्द मैंने लिखे हैं, एक एक चीज दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, उसको एक्सप्लेन करिएगा। और क्या करिएगा, पहले तो सबको वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा एक बार, उसके बाद लिखिएगा निबंध। ठीक, क्लियर है दोस्तों? यहां तक सबको समझ में आ गई बात? फटाफट से बताइए। नीतू जी, अनस जी, सुजाता जी, सबको क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बता दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बता दीजिए। ठीक है, क्लियर? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, सबको समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे दोस्तों आपके लिए क्या है, अब आप क्या लिखेंगे, ये तो देखिए मुख्य प्रसंग हो गया। इसके बाद अब आपका क्या आता है, पूर्व उपसंहार या उपसंहार। ठीक है, मैंने जो यहां पर आपको बताया था, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो ये दो चीज हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब आता है कंक्लूजन का स्टेज या प्री कंक्लूजन का स्टेज। तो प्री कंक्लूजन या कंक्लूजन का स्टेज क्या है दोस्तों, तो यहां पर देखिए, तो प्री कंक्लूजन या कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, प्री कंक्लूजन में आप लिखते हैं चुनौतियां और उसको दूर करने के प्रयास, और फिर आपका उससे क्या करते हैं, ऐसे को कंक्लूड करते हैं। ठीक, पहले के वीडियो में बताया है मैंने, आप लोग देखिएगा। ठीक है, विशेष रूप से नीतू जी, आप नई छात्र हैं तो आप उस वीडियो को, सबसे पहले वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। कंक्लूजन और प्री कंक्लूजन एक ही में है, इसलिए मैंने अलग से प्री कंक्लूजन नहीं लिखा है। लेकिन पूर्व उपसंहार में क्या होता है, चुनौतियां और उसको दूर करने के उपाय हम लोग लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये आपका किसमें है, पूर्व उपसंहार का हिस्सा या प्री कंक्लूजन का हिस्सा। सबको समझ में आ गया ना दोस्तों? फटाफट से बताइए, सभी लोग फटाफट से बता दीजिए, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से। ठीक, तो चुनौतियां क्या क्या हैं, देखिए, सबसे पहले चैलेंजेस क्या क्या है दोस्तों भारत की विदेश नीति के सामने। चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहले चैलेंज, बड़ा चैलेंज है चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए, इसको डील करना। ठीक, इसके बाद पाकिस्तान और चीन का गठबंधन, पाकिस्तान और चीन का जो गठबंधन है, और अभी हाल ही में अभी न्यूज आई है कल परसों में कि चीन जो है अब पाकिस्तान में जो पीओके वाला क्षेत्र है, जो कश्मीर का,
और पाकिस्तान में अपनी सेना रखना चाह रहा है, और इस मुद्दे को भी मैं कवर करूंगा आज या कल में, आपको वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, ठीक है। अब भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये हमें और आपको देखना है। ऑलरेडी चीन क्या कर रहा है, ऑलरेडी चीन सीपेक के तहत, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पीओके से सड़क और बंदरगाह निर्माण का काम कर रहा है, जो पीओके से होते हुए गुजर रहा है, भारत के कश्मीर के हिस्से से होकर गुजर रहा है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक। ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और यहाँ पर अब जब चीन के साथ पाकिस्तान का गठबंधन है, तो ये भी क्या है, भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक। ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए अनस जी पूछ रहे हैं कि सर विदाउट हेडिंग के लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, आप उसके लिए परेशान मत हुए, विदाउट हेडिंग के ही लिखा जाता है। हेडिंग डालते हैं लेकिन प्रस्तावना हेडिंग नहीं रहेगी, मुख्य प्रसंग हेडिंग नहीं रहेगी, या मेन बॉडी हेडिंग नहीं रहेगी, और कंक्लूजन या प्री कंक्लूजन हेडिंग नहीं रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रक्चर में चलता है, ऐसे देखिए ऐसे का एक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। हेडिंग डाल के आप स्कूलों में विद्यालयों में लिखते हैं, ये एकेडमिक्स नहीं है, कंपटीशन है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ी चुनौती है अलगाववाद। हमारे यहाँ कई तरह के, क्या हम भारत पूरा एक और अखंड तो है, लेकिन कई तरीके की समस्याएं हैं, जिनमें अलगाववाद एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा देश जो है भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर क्या है, कई भागों में बटा हुआ है। तो इस चुनौती को भी क्या करना होगा, हमें सोल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता है। इसके बाद महामारी, कोविड-19 जैसी महामारी अगर दोबारा आती है तो उसे जूझने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक। वैश्विक संतुलन, वैश्विक संतुलन जो है दोस्तों, बेसिकली मतलब आपका क्या है, वैश्विक संतुलन क्या मतलब, जो बड़ी पावर्स है उनके बीच में संतुलन या बैलेंसिंग होनी चाहिए, जैसे रूस और यूएसए, नाटो और वार्सो पैक्ट। मैंने आपको बताया था ना कि जो रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, वो बेसिकली युद्ध चल क्यों रहा है, क्योंकि नाटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन, और रूस के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, रूस की सीमा पर बैठा हुआ है। अगर नाटो अगर आ जाएगा तो मतलब यूएसए की सेना की एक टुकड़ी बटालियन जो है वो यूक्रेन में भी बैठी, और अगर आपका दुश्मन जो है आपके सर पर बैठ जाएगा तो आप शांत दिमाग से तो नहीं रह सकते, ये बात तो सच है। तो रूस का स्टैंड पूरी तरीके से गलत नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर। चलिए, तो हम लोग यूट्यूब पर रूस यूक्रेन भी कवर करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग इवेंट्स मजेदार लग रहे हैं कि नहीं, यूट्यूब वाले बताइए, करंट अफेयर वाले, आप सभी लोगों ने देखा कि नहीं, अनस जी, सुजाता जी, नीतू जी, जो वीडियोस आ रहे हैं करंट अफेयर के, पूरा डिटेल में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइएगा, ठीक। इसके बाद यूएन की स्थायी सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है विश्व में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, और जो अन्य देश हैं उनकी विश्वसनीयता भी भारत के प्रति बढ़ेगी, क्योंकि जब भारत जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो जाएगा, ठीक। और रूस और यूक्रेन के बीच, यूएसए के बीच संतुलन ये बनाए रखना भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि देखिए यूएसए अब भारत के क्लोज आ रहा है और रशिया दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया का पूरी तरीके से चाइना के ऊपर आत्मनिर्भर हो गया है, पूरी तरीके से चाइना के ऊपर निर्भर हो गया, क्योंकि रशिया के पास आज की डेट में क्या इकोनॉमी जो है अभी तक उतनी मजबूत नहीं चल रही थी, तो रशिया चाइना की गोद में एक तरीके से जाके बैठ चुका है, और अब भारत के साथ वैसे संबंध रशिया के नहीं रहेगा जैसे कि पहले थे, लेकिन उतने खराब भी नहीं। और यूएसए क्या था, यूएसए पहले पाकिस्तान से क्लोज था, और अब यूएसए जो है वो भारत के क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसके बीच में प्रॉपर बैलेंस करना रूस और यूएसए के बीच में, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय की, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस्लामिक देशों की विश्वसनीयता, जो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग इस्लामिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, ओआईसी जो है, उन देशों की विश्वसनीयता प्राप्त करना, ये भी क्या है, एक भारत के लिए चुनौती है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर जो है पाकिस्तान के फेवर वाले स्टेटमेंट पास करते रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और विशेष रूप से तुर्की और मलेशिया का आप सबको पता होगा, अगर करंट अफेयर आप लोग देखते होंगे तो तुर्की और मलेशिया ने भी पास्ट में लगातार भारत विरोधी स्टेटमेंट्स पास किए। हालांकि तुर्की में जब भूकंप आया था उसमें सबसे ज्यादा दोस्तों और सबसे पहले मदद अगर किसी ने पहुंचाई तो भारत ने, अब तुर्की का परसेप्शन बदला है भारत के प्रति, ठीक, क्लियर। चलिए, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा
देखिए इससे इस बात से समझ में आता है जो जिस तरीके से तुर्की की मदद विरोधी होते हुए भी भारत ने की, उससे एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये इस बात का संकेत है कि हर चीज हर समय जो शब्दों का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, शब्दों का जवाब मरहम से भी दिया जाता है। और अगर आप शब्दों का जवाब मरहम से देते हैं दोस्तों, तो वो संबंध दोस्तों हमेशा के लिए प्रगाढ़ हो जाता है। आप ना चाहते हुए भी विरोध नहीं कर पाइएगा फिर। इसलिए तुर्की भी जो है अब ना चाहते हुए भी भले ही कितना भी विरोध करना चाहे, लेकिन उसने देखा कि विपत्ति के समय जो साथ देता है वही अपना होता है, इसलिए भारत के प्रति उसको परसेप्शन अपना बदलना पड़ा। ठीक। और आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा दोस्तों, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी क्या है हमारे लिए आज की डेट में भी चैलेंज है, क्योंकि हम लोग विकासशील हैं और हमारे पास संसाधनों की कमी है। तो संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना और उसको उचित तरीके से क्या करना, यूज करना अपने देश के नागरिकों के हित में, ये आज की डेट की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और हमें अगर तेजी से विकास करना है तो हमें संसाधन भी चाहिए, नवीकरणीय संसाधन चाहिए। और हमें क्या करना है, विशेष रूप से सोलर, विंड और अन्य नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की ओर ध्यान देना चाहिए और उस पर काम करके हमें तेजी से विकास करना है और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक, क्लियर हो गई बात। चुनौतियां जो हैं वही आपके सॉल्यूशंस भी हैं, जो चुनौतियां आप लिखेंगे उसी का उपाय भी लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आपने चुनौतियां बता दी और आप क्या करिए, अब आप उपाय बता दीजिएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए मैंने आपको क्या बताया है, यहां पर दोस्तों मैंने आपको चुनौतियां और उपाय आप लोग प्री कंक्लूजन में लिख लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा इसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने भारत की विदेश नीति के कुछ सिद्धांत भी बता दिए कि इसको, इन सब समस्याओं को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। विदेश नीति द्वारा शांति सौहार्द के सिद्धांत, कैसे शांति स्थापित की जा सकती है, इसके कुछ सिद्धांत भी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपका पंचशील का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, आपका पंचशील का सिद्धांत है दोस्तों। पंचशील का सिद्धांत क्या क्या चीज है, संप्रभुता। ये पंचशील का सिद्धांत दोस्तों शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत है, जो भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ था, जिसके तहत पंचशील सिद्धांत आपका पिक्चर में आता है। ठीक, संप्रभुता मतलब एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, ना ही बाह्य मामलों में दखल देना, और एक दूसरा देश जो है वो स्वतंत्र है, कोई भी देश अपने अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, यही संप्रभुता होती है। ठीक, मतलब भारत और चीन एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अखंडता, भारत और चीन एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे। इसके बाद अहस्तक्षेप की नीति, हम भारत के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये अहस्तक्षेप की नीति, यह भी एक इसका अहम हिस्सा है। इसके बाद समता, समता मतलब समानता, हम एक दूसरे को समान मानेंगे। ठीक है, भले किसी की इकॉनमी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, किसी कम तेजी से, लेकिन कोई ज्यादा आर्थिक रूप से संसाधन कमा चुका है, प्राप्त कर चुका है, अर्जित कर चुका है, किसी ने नहीं किया है, तो तब भी हम क्या हैं, एक दूसरे के बराबर ही हैं। आर्थिक लाभ हम दोनों ही कम लेने का, प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, किसी एक की कॉस्ट पर हम आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। ठीक, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पंचशील के समझौते का। और मतलब हम एक दूसरे के अस्तित्व को शांतिपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और दोनों देश साथ में विकास करें। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो अवधारणा है, वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अवधारणा है। क्लियर। ठीक, इसके बाद वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, एक पृथ्वी, एक देश और एक भारत। ठीक है, क्लियर। मतलब आपका क्या है, पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व एक परिवार है, हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। यह अवधारणा ही क्या है, इन सभी समस्याओं का निदान है। जो विदेश नीति की समझ चुनौतियां हैं, सबका निदान क्या है, पहला पंचशील समझौता, दूसरा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, तीसरा लोकतंत्र का समर्थन। जब देश में लोकतंत्र होगा दोस्तों, तो लोगों के अधिकारों को जब हम रिस्पेक्ट देंगे, उनको अधिकार प्रदान करेंगे, तभी दोस्तों पूरे विश्व के लोगों के मानवाधिकारों को भी हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण प्रदान कर सकते हैं।
और जब हम अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। ठीक। और युद्ध और संघर्ष का समाधान, युद्ध और संघर्ष का कोई स्थायी समाधान तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि समस्याएं कभी भी स्थायी नहीं होगी, वो तो परिवर्तित होती रहेंगी। कल की डेट में दिसंबर में इजराइल हमास का संघर्ष चल रहा था, आज की डेट में इजराइल ईरान का संघर्ष चल रहा है। ठीक है, पहले रूस यूक्रेन का संघर्ष शुरू हुआ, इसके बाद ये संघर्ष लगातार चलते आ रहे हैं 2023 से ही आप देख रहे हैं। ठीक है, तो संघर्ष नहीं खत्म होंगे, लेकिन एटीट्यूड हमारा परिवर्तित हो सकता है, और ये जो एटीट्यूड परिवर्तित करके इन सभी संघर्षों को मध्यस्थता के द्वारा हम समाधान प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि भारत लगातार कर रहा है रूस यूक्रेन युद्ध से। जब इजराइल हमास संघर्ष चल रहा था, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा था, तो यूएन ने अपील की थी कि भारत के दोनों देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत मध्यस्थता के द्वारा इस संघर्ष का विराम दे। इवन एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रशिया ने परमाणु अटैक करने का मन बना लिया था यूक्रेन के ऊपर, लेकिन उसमें यह बोला गया कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के इंटरवेंशन के बाद रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने परमाणु हमला करने का विचार त्याग दिया। अब आप समझ सकते हैं इंडिया की बढ़ती हुई पावर क्या है, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये सभी चीजों का, ये सभी टूल्स हैं, ये सिद्धांत क्या है, ये सभी टूल्स हैं जो हमारी विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं, ये सभी हथियार हैं। किसके लिए हथियार हैं? इन सभी समस्याओं को क्या करने का, हल करने का। इन सभी समस्याओं को हल करने के हथियार हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं, उपर्युक्त विदेश नीति के प्रतिमानों का उपयोग करके भारत विदेश नीति की वर्तमान चुनौतियों जैसे जैसे वैश्विक संतुलन, महामारी, अलगाववाद, चीन के बढ़ते प्रभाव, आर्थिक सुरक्षा, पाकिस्तान चाइना गठबंधन और यूएन की स्थायी सदस्यता और रूस यूएसए के बीच संतुलन को प्राप्त करके एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य जो भारत ने 2047 तक का रखा है उसको प्राप्त कर सकता है। और विकसित राष्ट्र होने के साथ साथ हमें विकसित राष्ट्र बनने के लिए विकास ऐसा करना है जो क्या हो, सस्टेनेबल हो, सतत विकास हो। इसके साथ ही 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भी भारत को प्राप्त करना है विकसित राष्ट्र होने के नाते। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो ये तरीके से आप कंक्लूड करेंगे, और जब इस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे तो यकीन मान के चलिए एग्जामिनर जो होगा वो देखेगा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य जो है वो भारत निश्चित तौर पर प्राप्त कर लेगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से ही विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। हम हमेशा से ही पूरे विश्व को मार्ग दिखाते रहे, विश्व के मार्गदर्शक रहे हैं, और कभी भी हम लोगों ने युद्ध का समर्थन नहीं किया। लेकिन इसका मतलब भारत को कमजोर ना समझा जाए, भारत युद्ध के लिए कभी पहल नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया तो उसका प्रति उत्तर देने में भी हम सक्षम हैं। और जो परमाणु बम हमने रखे हैं वो खेलने के लिए नहीं है, वो खिलौने नहीं है, उनका हम उपयोग भी कर सकते हैं अगर अपनी सुरक्षा की बात आएगी तो। जो हमने करके दिखाया है उरी में और उरी और पुलवामा के बाद, आप सबको पता है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से कंक्लूड करेंगे। अब आप लोग बताइए कैसा लगा निबंध, आप लोगों को समझ में आ गया? ओवरऑल कैसे निबंध लिखना है जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताइए। ठीक है, नीतू जी, अनस जी, सुजाता जी, आप लोग लाइव क्लास में जुड़े हैं तो बाकी लोग रिकॉर्डेड देख लेंगे, लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर कैसे लिखना है? ठीक है ना? आपको क्या करना है बेटा, अब आप सब लोग क्या करिएगा, अब आप सब लोग इस ऐसे को लिखिएगा। अब आप लोग इस ऐसे को लिखिएगा, और लिखने के बाद दोस्तों क्या करिएगा, भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है 9559088796, ये नंबर है। इस पे पीडीएफ बनाना है आप लोग को। आप लोग को कैसे भेजना है, कैम स्कैनर ऐप ले लीजिएगा। ठीक है, कैम स्कैनर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, उसमें 6 पेज या 7 पेज होगा, उसको एक साथ एक ही फाइल बनाकर स्कैन करिएगा, 6-7 पेज एक ही फाइल में। फिर फाइल एकदम आखिरी में रीनेम का ऑप्शन आता है, उसमें अपना नाम लिखिएगा, अंडरस्कोर टॉपिक लिखिएगा विदेश नीति, और फिर व्हाट्सएप पे पीडीएफ बनाकर इस पे भेज दीजिएगा, तो आप लोग की कॉपी चेक हो जाएगी।
ठीक, जितने लोग भेज देंगे आज तक, कल आप लोग को कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूँ सबको क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सैटरडे में मिलेंगे हम लोग, और बाकी हम लोग मंडे को मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मंडे को मिल रहे हैं। और कल एक छोटा सा फ्री टेस्ट आपकी एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा, आप सभी छात्र उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा, उसमें मिल जाएगा। जिसको ना मिले कॉल करके बात कर लेगा, इसी नंबर पे जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, मंडे को 10 बजे मिलते हैं हमारे विजय बैच और विजेता बैच की क्लास में। आप सभी लोग जुड़िए और अपना सिलेबस जो है आगे बढ़ाइए। और जो भी छात्र ऐसे हैं जो ऐसे राइटिंग के बैच के हैं, अगर विजय बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या पीसीएस के लिए विजेता बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी बहुत समय है आपके पास। अच्छे से मेंस की तैयारी कर लीजिए पूरी। विजेता बैच में हम लोग पूरे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक की, ऐसे की, हिंदी की। और विजय बैच में हम लोग जीएस, हिंदी और निबंध तीनों की तैयारी कर रहे हैं। तो कर लीजिए, यही समय है मेंस की तैयारी करने का, बाद में फिर आपको समय नहीं मिलेगा। और जो मेंस की तैयारी करता है वही अंततः सेलेक्ट होता है, प्री की तैयारी करना सिलेक्शन नहीं देता दोस्तों। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।